हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा आप सभी के बीच एक बार फिर से उपस्थित। और आज आपको कुछ अलग टॉपिक दिखने वाला है क्योंकि एग्जाम के मुताबिक ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके बीच अक्सर पूछे जाते हैं। जब इसकी प्रश्न उत्तरी लेकर आएंगे या इनको आप देखेंगे, जब मैंने पॉलिटी कराई थी, पॉलिटी के जब 150 प्रश्न हमने कराए तो वहां पर ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न खूब जबरदस्त तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। किसकी बात होगी? आज होगी भारत के संवैधानिक विकास की। कैसे हमने अपने संविधान में विकास किया। ठीक है ना, तो विकास करने से पहले हम लोग शुरू करते हैं कुछ मोटा मोटा बात यहीं से शुरू करेंगे। कहा जाता है कि संविधान कई वर्षों के सतत विकास का परिणाम है। कई वर्षों के सतत विकास का परिणाम है जो आपको आज भारत का संविधान दिख रहा है। इसमें कई वर्षों के सतत का परिणाम है। ठीक है, संविधान का अर्थ होता है सभी लोगों को एक कानून या एक समान कानून देना। क्या होता है? एक समान कानून देना होता है। ठीक है, तो एकदम टेंशन नहीं लेना, एक समान कानून देने को ही संविधान कहा जाता है। अगली बात कही जाती है कि भारतीय संविधान का विकास, जो हमारा भारतीय संविधान है, इसका विकास लगभग 1600 सन में या 1600 सन में से प्रारंभ हो गया था। कब से? 1600 सन से। कब से? 1600 सन से प्रारंभ हो गया था। ठीक है ना, 1600 से प्रारंभ हो गया था लगभग। ठीक है, तो मोटा मोटा आप जानेंगे। और कहा गया इंग्लैंड भारत में कार्य कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जो कानून बताती थी या बनाती थी, उसी का संग्रह भारतीय संविधान में दिखता है। आपको दिखता है ना भारतीय संविधान में? बिल्कुल दिखता है। अभी बात करेंगे हम लोग ना। कहा गया है, अब देखिए यहाँ पर जैसे आपको पहला दिखेगा। आइए पहले थोड़ा बात करते हैं, फिर उसके बाद उसके आगे चर्चा करते हैं। इसमें जैसे कहा गया है, देखिए भारत का संवैधानिक विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना लिखा है, अगर आप इतना पढ़ लिए तो ये जान लीजिएगा कि नैया पार होने वाली है। 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ये 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। हर एग्जाम में लगभग घुमा फिरा के यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न बनता है। भारतीय संविधान का निर्माण क्षणिक नहीं अपितु क्रमिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से सरकार एवं प्रशासनिक की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई, जिसका भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आप सभी को इन सब बातों से रिलेट करके आप सोचेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, भारत के संवैधानिक विकास को शासन की प्रकृति या प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। कैसे? देखिए पहले ब्रिटिश जो था वो क्या था, देखिए यहाँ पर कहा गया है। प्रथम क्या था आपका, देखिए यहाँ का ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु तो पारित हुए ब्रिटिश संसदीय अधिनियम। मतलब ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट हम पर क्या करती थी, अपना शासन चलाती डायरेक्ट एकदम। देखिए कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया, फिर उसके बाद आपका आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में, फिर चार्टर एक्ट 1786 ईस्वी में, फिर आपका आता है चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में, उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में, और फिर चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी में। इसमें क्यों चार्टर एक्ट बार बार लिख रहा है? इसमें भी पिट्स इंडिया, फिर चार्टर एक्ट, ये भी चार्टर एक्ट, ये भी चार्टर एक्ट, ये भी चार्टर एक्ट। ऐसा क्यों? क्या इसकी कोई भावनाएं हैं? क्या इसका कोई मतलब है? क्या इसका कोई अर्थ निकलता है? हाँ बिल्कुल निकलता है। भारत का वह कानून जो सीधे भारत में, या भारत का वह कानून जो क्या था, जो सीधे इंग्लैंड से बनकर आता था, उसे चार्टर एक्ट कहा जाता था। जो भारत का वह कानून जो सीधे इंग्लैंड से बनकर आता था, कहां से? यहाँ इंग्लैंड था और भारत यहाँ था, जो यहाँ से बनकर आता था उसी को क्या कहा जाता था? चार्टर एक्ट कहा जाता था। उसके अंतर्गत आप क्या क्या बताएंगे? तो 1773 से लेकर 1853 तक के शासन को आप बता सकते। 1853 का चार्टर एक्ट, इनकी भी बात हमने अलग अलग की है। ठीक है, इनकी सबकी बात हमने अलग अलग की है, तो डोंट वरी। द्वितीय कहा गया है, द्वितीय मैंने कहा 2 भागों में आप बांट सकते हो। तो आइए देखते हैं ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। अब डायरेक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ शासन नहीं कर रही थी, ताज चला गया।
राजा के हाथ में। कहाँ चला गया? ब्रिटिश के राजा के हाथ में ये ताज चला गया। वो अब धीरे धीरे आएगा ना, अब वो वहां से अपना एक वायसराय भेजता था और वो वायसराय भारत में राज्य करता था। और उस वायसराय के चक्कर में कि वायसराय कहीं राजा सोचता था, क्योंकि जानते हैं आप कि ताज के हाथ में, क्राउन के हाथ में चला गया था 1856 1858 का, क्योंकि 1857 की ये क्रांति अंग्रेजों के या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमागों को हिला दी थी। इनके पुर्जे एकदम ढीले कर दिए थे, एकदम इनके दिमाग ठिकाने लग गए थे ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना दिमाग ठिकाने लग जाना, इनके दिमाग एकदम ठिकाने लग गए थे। अगर अब क्योंकि यहाँ से समझ में आएगा, अभी जब आप पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कैसे गया। तो ये ताज में चला गया ना, ताज के हाथ में मतलब क्राउन के हाथ में चला गया, मतलब रानी के हाथ में चला गया, राजा के हाथ में चला गया। एलिजाबेथ थी तब, एलिजाबेथ के हाथ में चला गया। इसके अंतर्गत देखिए अब यहाँ पर भारत शासन अधिनियम आ गया। क्यों कहा गया भारत शासन अधिनियम? क्यों कहा जाता है? भारत का वह कानून जो भारत में ही बनाया जाता है उसी को भारतीय शासन अधिनियम कहते हैं। भारत का वह कानून जो भारत में ही बनाया गया उसी को भारतीय शासन अधिनियम कहते हैं। जैसे 1858 से शुरू हुआ और जाता है 1947 तक। कहां तक गया? 1947 तक। देखिए भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम या माल्य मिंटो सुधार 1909। उसके बाद कहा गया भारत शासन अधिनियम 1919, उसके बाद 1935 और उसके बाद इसी को कहा गया है 1919 को ही कहा गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आइए एक एक करके कुछ बातें करते हैं और कुछ बातें आपको आज यहां से डिटेल में लेके चलते हैं। प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन, जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये शासन डायरेक्ट कर रही थी तब। कब तक? 1853 तक की बहुत शासन किए। 1857 में हमने क्रांति ला दी और क्रांति यूं ही नहीं आई, इतना ज्वाला यहाँ धधक रही थी लोगों के दिल पर कि झांसी की रानी। अब अगर आप झांसी जा रहे थे तो वहां एक रानी थी, अब उन्होंने तो कानून बनाकर भेज दिया 1853 में और यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर लोग कहने लगे। आइए बात करते हैं कैसे कैसे बातें गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित प्रमुख ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, पहला है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। आपका जैसे ये पंखा लगा हुआ है, इस पंखे को रेगुलेट करने के लिए कि कितना हम इसको घटा सकते हैं, कितना हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसको हम फुल स्पीड पर रख सकते हैं, पूरा ये नियंत्रण कर रहे थे भारत पर। भारत में कितना नियंत्रण करना है और क्या करना है, कौन सी सरकार बननी है, भारत में कौन सा अधिनियम लाना है, भारत में क्या होना है, भारत कैसे चलेगा, ये सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी अपने भरोसे। सुनिए, इनका उद्देश्य था कंपनी में व्याप्त मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ाना, कुशासन को बढ़ाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना और कुशासन को दूर करना था। क्या था इनका कंपनी का? क्या था कि यहाँ के कुछ भ्रष्टाचारियों को और कुछ कुशासन जो सुशासन न करके कुशासन कर रहे थे यहाँ पर, उनको दूर करना, ठीक है ना, उनको क्या करना था? दूर करना था। तो यहाँ पर बताया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट आपका कब आया, तो इसके द्वारा क्या हुआ, कलकत्ता में बंगाल के गवर्नर को, देखिए यहाँ पर दो प्रावधान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंगाल के गवर्नर को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया या गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले सिर्फ और सिर्फ बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, अब 1773 से अब इसे क्या कहा जाने लगा, तो आप कहेंगे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, जो पहले गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था वो थे वारेन हेस्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखते चलेंगे, ये तो पीडीएफ हम दे ही देंगे आपको, बट आप अगर हो सके तो लिखते चलेंगे, आपके लिए बहुत ही कामकाजी ये पॉइंट होंगे। इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या क्या किया गया।
प्रमुख प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या हुए, आइए देखते हैं। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 संसदीय कार्यकारी परिषद, या इसमें कौन कौन थे जो संसदीय कार्य परिषद आई थी, इसी में आया था। क्या आया था, तो आप कहेंगे इसी में आपको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, आप अभी सुप्रीम कोर्ट की भी बात करेंगे, ठीक है। तो इसी में 4 परिषदीय संगठन की कहा गया, इसी में क्या था, देखिए इसी में कहा गया है कार्यकारी परिषद, जिसे जॉर्ज मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेवरिंग या रिचर्ड बारवेल जी थे। बंगाल प्रेसिडेंट के अधीन कौन कौन था, तो बम्बई और मद्रास थे। बम्बई और मद्रास बंगाल प्रेसिडेंट के थे, किसके थे, बंगाल के अधीन थे, बम्बई और मद्रास। सोचिए कितनी बड़ी बात होती थी, ठीक है। 4 परिषदीय कार्यकारी परिषद का गठन किसमें किया गया था, तो आप कहेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है ना। मैंने आपको नाम भी बता दिया, नाम कभी कभी पूछ लेता है तो आप नाम याद रखेंगे, ठीक है। इसी में देखिए, इसी में कहा गया है उच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायाधीश की स्थापना, उच्चतम न्यायाधीश की स्थापना या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में। कब की गई थी, 1774 ईस्वी में। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के कौन थे, तो एलिजा एम्पे थे। इनके साथ 3 अन्य थे, कितने, 3 अन्य लोग थे। मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर टोटल कितने लोग थे, तो आप कहेंगे 4 लोग थे, जिसमें हाइट, चैम्बर्स या आपके लिमेस्टर थे। कौन कौन थे, तो आप याद रखेंगे हाइट, चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइट, चैम्बर्स, लिमेस्टर, ठीक है। ये 3 मुख्य न्यायाधीश के साथ थे, ये न्यायाधीश थे। और एलिजा एम्पे जी मुख्य न्यायाधीश थे, क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। तो इतना याद रखना है कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था, तो आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय, संक्षिप्त परिचय देख लीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत 73 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। लागू कब से हुआ था, तो 1974 से, ठीक है। 73 के द्वारा हुआ था लेकिन 74 में, ठीक है। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में इसी में एक प्रावधान है कि 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत शासन अधिनियम के द्वारा, जो हमारा अभी वर्तमान वाला सुप्रीम कोर्ट है वो यहीं से हुआ था। आधुनिक उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में हुआ है, जरूर याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, उनके लिए गलत फहमियां दूर होनी चाहिए कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका ये वाला तो अब खूब पूछा जाता है कि आधुनिक उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, तो आप कहेंगे 28 जनवरी 1950 को, ना कि 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान जरूर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और जो किस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। आई होप कि ठीक होगा आपके लिए। आइए यहां पर देखते हैं क्या है, दिख रहा है ना आप सभी लोगों को, कुछ कट तो नहीं रहा ना, ठीक है। फिर से इंडिया एक्ट जो 1784 ईस्वी में आया, देखिए एक आगे इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। जब हम शुरू में कोई चीज या कोई प्रावधान या कोई जैसे व्यवस्था, कोई विकास, जब मेरी पहली क्लास हुई थी तो हम कांप रहे थे। आज हम धड़ल्ले से बोलते हैं नो कापिंग, नो कापिंग। आज हम नहीं कापते हैं, कोई कापने वाली बात ही नहीं रहती। आ रहा है तो समझा दिए, नहीं आ रहा तो निकल लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए फिर से इंडिया एक्ट 1786 लाया गया। इसमें कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट्स के नाम पर रखा गया, विलियम पिट्स के नाम पर पड़ा, जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। कौन
थे जो तत्कालीन उतने समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। आइए इसमें देखते हैं क्या क्या मुख्य प्रावधान थे। देखिए मुख्य प्रावधान या प्रमुख प्रावधान क्या था इसमें, तो कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हुई थी। कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। ठीक है, आइए पहले हम मोटा मोटा आपको बताते हैं, फिर पतले पतले में चलते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आए। इसके द्वारा कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया गया। मतलब यहाँ पर कंपनी के मामले में जो सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हुई तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए किया गया। ठीक है, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए किया गया। भारत में द्वैध शासन ला दिया गया, जिसके तहत कंपनियों के दो भागों में बांट दिया गया। क्या हुआ था, कंपनियों को दो भागों में बांट दिया गया। देखिए कंपनियों को दो भागों में बांट दिया गया। क्या थे, तो एक राजनीतिक कार्य देखेंगे, एक व्यापारिक कार्य देखेंगे। एक को कहा गया नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे कंट्रोलर। एक लोगों को कंट्रोलर के रूप में देखा गया और एक लोगों को डायरेक्टर, अनुमति कि हम अनुमति देते हैं, तो इनको कंट्रोलर के रूप में देखा गया, नियंत्रण, और एक लोगों को डायरेक्टर, अनुमति, डायरेक्टर, और इनको कंट्रोलर के रूप में देखा गया। दो भागों में बांट दिया गया कि आप राजनीतिक कार्य देखें और आप व्यापारिक कार्य देखें। ठीक है, क्या कहा गया है जो निदेशक, जो डायरेक्टर थे वो भारत में रहते थे और व्यापारी कार्यों को देखते थे। ये जो थे ये भारत में रहते थे। जो क्या थे, जो डायरेक्टर थे वो भारत में रहकर भारत के व्यापारिक कार्यों को देखते थे, और जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो कंट्रोलर के हाथ में थी। जो राजनीतिक गतिविधियां थी ये इंग्लैंड में रहते थे, राजनीतिक तथा सैन्य कार्यों को देखते थे। ये भारत में नहीं रहते थे, ये इंग्लैंड में रहते थे। कहां पर, इंग्लैंड में रहते थे और भारत की सैन्य गतिविधियों को देखते थे। क्या करते थे, भारत के सैन्य या राजनीतिक गतिविधियों को देखते थे। इनका काम ही यही था, देखना। क्या था, देखना। देखिए कार्यों को पृथक्करण किया गया, क्योंकि दो भागों में बांटा गया, एक डायरेक्टर के रूप में, एक आपके कंट्रोलर के रूप में। भाई तुम नियंत्रण कर रहे हो इंग्लैंड से बैठ करके हमारे ऊपर, भाई कुछ तो पद हमको अनुमति दो कुछ करने की। तो निदेशक मंडल को क्षणिक की अनुमति, थोड़ी बहुत अनुमति, जरा बहुत राई खाड़ की अनुमति दी गई थी। बहुत ज्यादा अनुमति नहीं दी गई थी व्यापारिक कार्यों में, बहुत ज्यादा नहीं। ये चार्टर एक्ट 1786, इसी को कहा जाता है वीटो पावर। इसी को कहा गया वीटो पावर। अब इंग्लैंड तो यहां था, इंग्लैंड यहाँ था, भारत हमारा यहाँ था। अब वहां से जब कोई आदेश आता था, इंग्लैंड यहाँ था, भारत हमारा यहाँ था, जब यहाँ से कोई आदेश आता था तो आते आते काफी समय लग जाता था, क्योंकि तब थोड़ी ना फोन था, कम्युनिकेशन था, मतलब कि बहुत ज्यादा फोन था कि फोन कर दिए, या इतना वातावरण मतलब अनुकूलित था कि आप गाड़ी से चले जा रहे हो, बस भर से गए सर से आए, कि वायुयान था कि बहुत, मतलब इतना नहीं था, इतना कुछ था ही नहीं उतने समय। तो अब क्या हुआ कि अब यहाँ से जब वो कोई नियम बनाए तो यहाँ पर आने में कुछ समय लग जाता था, और उतने समय भारत को जरूरत थी तत्कालीन निर्णय लेने की, तत्कालीन निर्णय लेने की। लेकिन अब इनसे पूछा गया, क्योंकि ये कंट्रोलर थे भाई, नियंत्रण कर रहे थे हम पर, हम तो डायरेक्टर थे, हम भाई अनुमति दे सकते थे। तो क्या हुआ, वीटो पावर आया 1786 में। क्या आया, वीटो पावर आया 1786 में के चार्टर एक्ट में। इसके द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट की कमियों को दूर किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट की कमियों को दूर किया गया। क्या किया गया, कमियों को दूर किया गया। जानिए, पिट्स इंडिया एक्ट की कमियों को दूर किया गया। भारत के गवर्नर को वीटो पावर दिया गया। किसको दिया गया, भारत के गवर्नर को वीटो पावर दिया गया।
वीटो पावर का मतलब समझते हो ना, अनुच्छेद 111 में दिया गया वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 111 में वीटो पावर है, राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास वीटो पावर है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत सैन्य शक्तियां दी गई, क्या दी गई, इसी के अंतर्गत सैन्य शक्तियां दी गई। देखिए कहा गया गवर्नर जनरल को कहा गया कि आपको वीटो पावर की शक्तियां दी जाती हैं। अब सैन्य शक्तियों, अब यहाँ हमला हो गया, हम इंतजार कर रहे हैं 6 दिन 7 दिन, जब वहां से नियंत्रण जो कर रहे हैं वो जब राजा हमारे पास बात भेजेंगे तब हम यहाँ गतिविधियां करेंगे, तब तक तो यहाँ काम तमाम हो जाएगा, लोगों की लाशें बिछ जाएंगी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दिया गया कि आप तत्कालीन निर्णय ले सकते हो। देखो अपने निर्णय को लागू करना, ये अपने निर्णय को लागू कर सकते थे, उतने समय जो निर्णय लेने लायक होता था वो निर्णय लेकर लागू कर, और विशेष स्थितियों में अपने परिषदों के निर्णय को रद्द कर सकते थे। जो नियंत्रण लेकर वहां से आता तो उनको रद्द कर सकते थे और अधिकार प्रदत्त कर सकते थे। मतलब इन दोनों का कहना है कि रद्द करने का अधिकार प्रदत्त और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदत्त कर सकते थे। समझ में आई ना बात, समझ में आई होगी क्योंकि बहुत कठिन नहीं है। आइए चार्टर एक्ट 1813 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमुख प्रावधान इसके क्या है, तो इसमें कहा गया कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था यहाँ पर, जो मोस्ट आंशिक रूप से किया गया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ छोड़ा गया था। चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार एकाधिकार पूर्ववत जारी रहेगा, जैसे पहले चल रहा था चाय का और क्या चीन का, उसका वैसे ही पूर्ववत जारी रहेगा। मतलब अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और बहुत सी सारी कंपनियां थी जो भारत में आकर व्यापार करना चाहती थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय पर और चीन पर रोक लगा दी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, भारत से अन्य कंपनियां चाय नहीं ले जा सकती थी। मसाला ले जाओ कोई दिक्कत नहीं थी, देखिए मसाला ले जाइए और जो ले जाना है भारत से आप ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ से आप चाय पत्ती नहीं ले जा सकते थे और चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 के चार्टर एक्ट में ये बात कही संपूर्ण रूप, और पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया गया। प्रथम बार शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया और पूरा साल पैसा रखा रहा। सब सोच रहे थे ये 1 लाख कहाँ डाले हम, कोई समझ ही नहीं पा रहा था, इतना ज्यादा था 1 लाख ना, ज्यादा था क्या, इतना ज्यादा था 1 लाख कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे इसे 1 लाख को कहां डालें हम। चलिए समझ गए होंगे मेरी बात को। प्रथम बार शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख को पूछा जाता है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे या 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो चार्टर एक्ट 1813 में ये बात कही गई। ब्रिटिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। ब्रिटिश मशीनरी वही जो और भी करने वाले थे, तो उनको क्या हुआ, ब्रिटिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। आइए भाई आप भी अनुमति लीजिए, आप भी कार्य करिए। आइए तो कहा गया है इसके द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया और इसके अलावा ईसाई धर्म के प्रचार को अनुक्रमित किया गया। ईसाई धर्म ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके, ईसाई धर्म के प्रचार को, ईसाई धर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ईसाई धर्म के प्रचार को क्या किया गया, तो आप कहेंगे ईसाई धर्म में प्रचार को यहाँ पर अनुक्रमित कर दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन पर नहीं किया गया। लेकिन क्या कहा गया, भारतीय चाय तथा चीन देश से व्यापार एकाधिकार बना रहा। ये आपको चार्टर एक्ट 1813 में याद करके इतना रखना है।
यहीं से प्रश्न पूछे। आइए 1833 देखते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट जो आंशिक रूप से वहां पर था व्यापारिक, तो एक कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर इनको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चाय पर और चीन पर जो रुका हुआ था उसको भी 1833 ईस्वी में 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया गया। आइए और क्या क्या है। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया। भारत को कुछ अपने मतलब प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने में संभव या कुछ हिस्सा लेने में यहाँ पर वो प्रावधान बनाए। प्रमुख जो प्रावधान थे, बंगाल का गवर्नर जनरल, अब क्या होगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना। इस प्रावधान के तहत ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। यही फैक्ट तो उठा उठा कर लाए जाते हैं, हर बार लोगों के गलत होते हैं, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल पूछा जाता है। तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वही लॉर्ड विलियम बेंटिंग है जो सती प्रथा पर 1829 ईस्वी में रोक लगाए थे। ये 1833 चल रहा है ना। राजा राममोहन राय जी के साथ मिलकर 1833 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई। जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य शामिल हुआ। भारत का चौथा सदस्य शामिल हुआ। आइए, ये तो आपकी किताबी भाषा है, ये आपकी, और जो नोट्स है वो हमारी भाषा है। 1833 में कहा गया है कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यहीं से अक्सर प्रश्न पूछता है, और ये पूछता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप क्या कहेंगे? ब्रिटिश लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बस दो ही चीजें आपसे पूछ सकता है 1833 में। और एकाधिकार, इसमें विधि सदस्य को जोड़ा गया। हाँ, ये एक आप जोड़ सकते हो। इसमें क्या हुआ, ये लिखा है प्रथम विधि आयोग गठित किया गया मैकाले की अध्यक्षता में। एक विधि सदस्य जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विधि सदस्य। विधि बनाने के लिए अब इतने बड़े भारत में ये लोग केवल क्या कर रहे थे, आप जान देखिएगा कि ये लोग क्या कर रहे थे। ये लोग पूरे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, और नियंत्रण कहां से आ रहा था? इंग्लैंड से। तो इन लोगों को लगा कि अब यहां से कानून, नियम, अधिनियम, विधि बनाते बनाते टाइम लगता था। तो इन्होंने मैकाले से कहा, और मैकाले ना बड़ा चालाक व्यक्ति था। मैकाले बड़ा चालाक व्यक्ति था। अब 1853 आएगा, जब 1853, तो मैकाले ही काफी कुछ ज्ञान देते हैं। क्या करते हैं? काफी कुछ ज्ञान देते हैं। और 1853 ही आपका अंतिम चार्टर एक्ट होगा। जो एक्ट थे ना, वो कहां से? इंग्लैंड से बनकर आते थे, भारत से बाहर बनकर आते थे, इंग्लैंड से, और भारत पर लागू होते थे। तो मैकाले थे। प्रथम विधि आयोग गठित किया गया 1833 में, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मैकाले ने। $1856 गैप कर दिया क्या भाई? 1853, चलिए ऊपर नीचे हो गया है, ओके कोई दिक्कत नहीं। चार्टर एक्ट 1853, अब 33 के बाद 53 आएगा ना। चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ, तो इसमें कहा गया है यह अंतिम चार्टर एक्ट था। इसमें एक अलग से विधि परिषद का गठन किया गया। क्या किया गया? इसमें एक विधि परिषद का गठन किया गया। विधि परिषद का गठन किया गया। ये विधि परिषद
विधि निर्माण हेतु पहली बार भारतीय केंद्रीय विधि परिषद का गठन या स्थापना की गई थी। पहली बार, सोचिए कब से संघर्ष करते चले आ रहे हैं और यहाँ पर किया गया। कंपनी के कर्मचारियों के खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्या हुआ था इसमें? सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली, खाली नहीं, खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही 2 पॉइंट हैं बस। यहाँ पर पहला विधि परिषद या पहली विधि परिषद का निर्माण किया गया या स्थापना की गई और 1853 के चार्टर एक्ट में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का गठन या शुभारंभ किया गया। मतलब जैसे यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, खुली प्रतियोगिता जिसके अंदर जितना होगा उतना जाओ ले जाओ। आज जितना पढ़ा लिखा लोग होगा उतने ही लोग लेके जाने वाले हैं। डायरेक्टर, अब वो डायरेक्टर कहाँ थे? वहां बनाए गए थे ना डायरेक्टर, 2 भागों में बांटे गए थे। तो आप कहेंगे डायरेक्टरों को कहां पर बनाया गया था? तो आप कहेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में डायरेक्टर, वहां पर उनकी संख्या 24 से घटाकर 24 थी और उनकी संख्या 18 कर दी गई, जिसमें से अब इन 18 में से 6 सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। जैसे आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, उसी तरह यहाँ पर 18 टोटल 18 रहेंगे और उनमें से 6 सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अगली बात कहेगी कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्यपालिका और विधायिका संबंधी यहाँ पर क्या किया गया? पृथक्करण किया गया। जो आपके आर्टिकल आज 50 में, कार्यपालिका आर्टिकल 50 में डीपीएसपी में दिया गया 50-50 दिया गया है ना। तो यहाँ पर 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ये सारी बातें कही गई। 1857 आया, तभी 1858 में फिर कहाँ चला जाता है? क्राउन के हाथ में चला जाता है। तो देखते हैं पहले तो 1857 का भारतीय शासन अधिनियम, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 क्यों 1858 ना, तो 1858 ऊपर हो गया। ये द्वितीय ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारितक अधिनियम, मतलब अब ब्रिटिश, अब कानून कहाँ चला गया? क्योंकि 1857 में यहाँ पर धमाकेदार क्रांति आई और इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों के कपाट जो ना खुल गए एकदम, और बोले यहाँ से निकल लो पतली गली से, तबे सुकून है, वरना यहाँ के लोग तो खा पी के यही समेट देंगे। क्यों? क्योंकि अब नियंत्रण किसके हाथ में था? हमारे हाथ में था। अब हम नियंत्रण कर रहे थे क्योंकि वीटो पावर हमारे पास आ गया था, और वीटो पावर इतना पावरफुल होता है कि कोई भी कानून, कोई भी अधिनियम बना सकता था। इसीलिए तो अब अधिनियम बनने लगे। देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1858, प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? आइए सबसे पहले जानते हैं। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण, कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को या क्राउन को दिया गया। ब्रिटिश से छीना गया और क्राउन को दिया गया। क्राउन जो इंग्लैंड में बैठी थी, रानी इंग्लैंड में बैठी थी, जिनका घोषणा पत्र पढ़ा गया था, कैनिंग ने पढ़ा था शायद, लॉर्ड कैनिंग ने। कहां पर? यहीं इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। आइए बात करते हैं। तो क्या हुआ कि सारा ब्रिटिश के हाथों से छीन करके, देखिए कंपनी से छीन करके ब्रिटिश राज मुकुट को या क्राउन को दिया गया। 1858 क्रांति के बाद एकदम दहल उठे थे बेचारे, करें तो क्या करें अब हम, ठीक है। इसके बाद भारत, अब इसके बाद ये नहीं, अब इसके बाद ये आया, भारत के गवर्नर जनरल का नाम, नया नाम दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल, अभी तक क्या चल रहा था? पहले गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल हमने किया, कहा रेगुलेटिंग एक्ट से ही, और फिर उसके बाद देखिए अब आया कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाएगा। वायसराय, प्रथम वायसराय लॉर्ड
कैनिंग थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप कहेंगे कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग जी थे। ठीक है, अब ये आए वायसराय, मतलब रानी ने या क्राउन ने अपना एक दूत भेजा वायसराय के नाम से, वायसराय के नाम से, और कहा कि अब हम डायरेक्ट वहां पर शासन नहीं करेंगे, आप हमारे अनुसार वहां शासन करोगे। कहां पर? भारत में। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था, डायरेक्ट। जो ये सोचती थी वो यहाँ करता था, जो ये कहती थी वो यहाँ करता था। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्राउन को ऐसा महसूस हुआ, या राज मुकुट या वहां के राजा रानियों को ऐसा महसूस हुआ, और यही कैनिंग था, यही कैनिंग था जो लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग था, जो क्या था? तो आप कहोगे एलिजाबेथ का पत्र कब पढ़ा गया था? इनका क्या हुआ था? पत्र पढ़ा गया था। रानी वहां की थी और इसने ही पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है ना, कहां पर? यही मिंटो पार्क में। ठीक है, अब इसके ऊपर देखिए सबसे बड़ी कि उन्होंने अपना व्यक्ति तो भेजा, और अपना व्यक्ति भेजने के बावजूद भी उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम इस पर विश्वास कैसे करें। उन्हें विश्वास नहीं था। उन्होंने भारत राज्य सचिव भेजा, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वहां से एक राज्य सचिव आया। कहां पर? भारत में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दोनों के समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को प्रदत्त हुआ। अब भारत में राज्य सचिव जो कहेगा वही होगा। अब वायसराय के अनुसार काम नहीं चलेगा। इसी शासन में सब कुछ हो गया, इसी अधिनियम में सब कुछ हो गया। क्या हुआ कि यहाँ पर भारत, वहां से इंग्लैंड से राज्य सचिव भेजा गया और कहा गया कि आप वायसराय को देखिएगा कि सही से वहां की कार्य पद्धति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप उसके ऊपर हो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों के समस्त, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो वहां पर थे 86 में, 84 में, जो 1784 में, दोनों का अधिकार भारत राज्य सचिव को प्रदत्त हो गया। सोचिए, इनके ऊपर सारा का सारा कारोबार आ गया। अब याद क्या करना रहेगा इसमें? 58 में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो डायरेक्ट यहाँ पर ब्रिटिश शासन कर रहा था वो राज मुकुट या इंग्लैंड पहुंच गया, राज ताज के पास पहुंच गया। बस ऐसे इसका नाम ही दिया जाता है, ब्रिटिश ताजों के शासनाधीन पहुंच गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, और भारत का, या यूं कह सकते प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और यहाँ पर राज्य सचिव जो था, भारतीय राज्य सचिव या भारत राज्य सचिव को प्रदत्त सारे अधिकार भारत राज्य सचिव को दे दिए गए। आइए उसके बाद 1861 देखते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे इसके बाद? 1861 के बाद आगे पढ़ेंगे, आगे मतलब अगली क्लास में, क्योंकि आप एक साथ नहीं पढ़ सकते हो पूरा ना। चलिए 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या कहता है? भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या कहता है? देखिए इंग्लैंड, अब पहले उसकी कहानी सुन लीजिए। 58 की कहा गया है, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वैध शासन, निदेशक तथा नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया, और आया कौन? भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को सौंप दिया गया। राजा के प्रतिनिधित्व के रूप में वायसराय की नियुक्ति हुई। मैंने बताया ना, वायसराय की नियुक्ति हुई। वायसराय पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटेन का मंत्री होता था। तो क्या होता था? ये ब्रिटेन का मंत्री होता था। कौन? ये जो यहाँ पर सचिव आया था, ये ब्रिटेन का मंत्री होता था, ब्रिटेन का एक मंत्री होता था, और यहाँ पर आकर राज्य सचिव के रूप ब्रिटेन का मंत्री होता था। इंग्लैंड की महारानी को 28 अप्रैल 1876 को भारत की शासिका घोषित कर दिया गया।
28 अप्रैल 1876 को इंग्लैंड की जो रानी थी उनको क्या किया गया, यहाँ की भारत की शासिका घोषित कर दिया गया। उसके बाद 1861 का अधिनियम आता है। आइए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसमें कहा गया, पहले आप मोटा मोटा सुन लीजिएगा, इसमें कहा गया कि इसके द्वारा विभागीय प्रणाली अर्थात मंत्रिमंडल का गठन किया गया तथा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको थी? वायसराय को। आज अध्यादेश जारी करने को 1, 2, 3 में है और 213 में है। ये केंद्र के लिए, ये राज्य के लिए। अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दे दी गई। जो पहला वायसराय कौन था? तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। इसके द्वारा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि राज्य, देखिए, विभागीय प्रणाली, जो विभागीय प्रणाली थी ने पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता, विभागीय प्रणाली को यहाँ पर मान्यता दी गई थी। ठीक है ना। यहाँ पर विभागीय प्रणाली अर्थात मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। ठीक है। राज्य विधान परिषदों का यहाँ पर गठन हुआ। कहाँ? 1861 में। राज्य विधान परिषद जैसे आपकी यूपी की विधान परिषद है वैसे। ठीक है। मद्रास मुंबई प्रेसिडेंटियों की विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। ये तब कहाँ थे? बंगाल के अंडर में थे, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया? प्रेसिडेंटियों की शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण शुरू किया गया। समझ में आ रही ना बात? उसके बाद कहा गया इस अधिनियम द्वारा आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धाराओं को बनाया गया। इसी के द्वारा तो वायसराय को कार्यकारी परिषद में भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। बहुत बड़ी बात थी। आकर आम लोग मिले 1858 में, 1861 में। देखिए 1861 में तो यहाँ पर कहा गया है कि इस अधिनियम द्वारा आईपीसी जो थी आपकी, जो आपकी आईपीसी है, इंडियन पेनल कोर्ट है, जो इंडियन पेनल कोर्ट है की धाराओं को यहीं पर बनाया गया था। कहां पर? यहीं से बनाना शुरू किया गया था। तो बड़ी कठिनाई से भाई हम लोग यहाँ तक आए हैं, तो इतनी आसानी से हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो ये है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। जी जान लगाकर इसे समझिए और कई बार इसके प्रश्न करिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला है, वरना यूं तो आप ऐसे पढ़ते रहेंगे और कुछ नहीं। 1861 में क्या आपको पढ़ना है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई, राज्य विधान परिषदों का गठन किया गया, विभागीय प्रणालियों को मान्यता दी गई, अलग अलग विभाग, जैसे आपके आज अलग अलग विभाग है ना, विधान परिषद में अलग अलग विभाग है, उनको मान्यता दी गई। मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंटियों की शक्तियों को वापस या विकेंद्रीकरण कर दिया गया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था? सुधर रहा था ना, धीरे धीरे। अब शुरुआत की गई थी, आग लग गई थी, तो चिंगारियां धीरे धीरे सुधार रही थी सबको। ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ? सबसे बड़ी जो बात थी यहाँ पर कि वायसराय को कार्यकारी परिषद में भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। अधिकार दिया, मनोनीत किए गए पहली बार भारतीय, वो भी गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। ठीक है ना। गैर सरकारी सदस्यों, सरकारी में नहीं भाई, अबे दूर दूर तक नाता नहीं था सरकारी में, तो कहां? गैर सरकारी के रूप में यहाँ पर मनोनीत किया गया। अब 1892 आएगा इसके बाद, तो 1892 फिर आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे भारत के लोगों को देखिए कुछ अधिकार दिए गए। देखिए प्रमुख प्रावधान जो होंगे, काफी कुछ प्रावधान यहाँ पर आए और काफी कुछ बदलाव हुआ। तो 1892 हम लोग कल पढ़ेंगे, इसके आगे देखते हैं। तो ये कल संडे मतलब संडे है, तो संडे को ये आपको लेक्चर दिया जाएगा, अच्छे से आप सभी लोग देख लेंगे और मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। शाम 6 बजे वाली क्लास में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।